महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनने वाली है सरकार? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या झारखंड की जनता ने अगला रहनुमा अपना किसे चुना है? एग्जिट पोल अब आपके सामने आ गया और दोनों ही राज्यों में मतदान खत्म हो गया और वहां के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोनों ही राज्यों का सटीक एग्जिट पोल, जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक राजनीति किस तरीके से चलती चली गई और कौन वहां सरकार बना रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणाम देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। इनके चुनावी रिजल्ट के आधार पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार की कुर्सी हिल भी सकती है। इसीलिए हम आज एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन बाजी मार ले गया। क्या राहुल गांधी ने वो दम दिखाया या नरेंद्र मोदी फिर से 20 साबित हुए हैं? लेकिन हम महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताएं उससे पहले हम सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां आज 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में जो हुआ वो बेहद ही हास्यास्पद था, बेहद लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। वहां राजनीति की धज्जियां उड़ा दी गई, जनतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई और जिस तरीके से पुलिस ने मतदाताओं को वोट देने से रोका है वो भारत के इतिहास में आपने कब देखा है, ये आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। वहां कई जगहों पे पुलिस ने मतदाताओं को बैरिकेडिंग लगाकर वोट देने से रोक दिया। एक जगह तो 2 महिलाओं के ऊपर एक दारोगा ने रिवॉल्वर तान दी। बताइए, इस देश में आपने कब सोचा था कि कोई दारोगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वोट डालने जा रही थी? तो उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई है वो बेहद ही चिंताजनक है, देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है कि आखिर कैसे वहां पे ये सारी चीजें की जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि ये जो 9 विधानसभा सीटों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए भी बहुत भारी होने वाले हैं। और देखा यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ठान लिया है कि 9 सीटों में चूंकि उनका भविष्य जुड़ा हुआ है तो वो इसे जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, भले ही राजनीति और लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाए। और उसी की बानगी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। सुबह से ही मतदान जब शुरू हुआ, मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर अराजकता पैदा की गई। कई जगहों पे मतदाताओं ने यह कहा कि पुलिस ने उनको डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हें छलनी कर देंगे। बताइए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर तालिबान में? और देश का चुनाव आयोग सोता रहा, वो तो भला हो अखिलेश यादव का, जिन्होंने कि लगातार सुबह से ही ट्वीट पे ट्वीट कर लगातार ये बताते रहे, वीडियो ट्वीट करते रहे कि पुलिस वहां क्या कर रही है। उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को आगाह किया कि उन्हें सस्पेंड कीजिए, ऐसे दारोगा क्या कर रहे हैं। और जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और 7 पुलिस वालों को और 4 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बताइए, चुनाव आयोग इस समय कहां था? उनके वीडियो कैमरे कहां थे? उनकी रिकॉर्डिंग कहां हो रही थी? अखिलेश यादव ने अगर ट्वीट नहीं किया होता तो ना जाने उस लोकतंत्र की और धज्जियां उड़ जाती और ये मामला कभी लोगों के सामने नहीं आ पाता। इतने सारे इस देश में मीडिया चैनल है, इतने सारे न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन किसी ने उस खबर को नहीं चलाया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार सुबह से ट्वीट करते रहे। वो एक पत्रकार की तरह ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दरअसल सबको ये मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे योगी आदित्यनाथ अगर हार गए तो दिल्ली उन्हें लखनऊ की कुर्सी से हटा सकती है और ये डर योगी आदित्यनाथ के दिल में भी है और वो हर हाल में ये चुनाव जीत लेना चाहते हैं। लेकिन क्या प्रशासन के इस तरीके से उपयोग कर वो अपना चुनाव जीतना चाहते हैं? और अगर इसी तरीके से चुनाव जीतना था तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? एक सीधे नतीजे घोषित कर दिए जाने चाहिए थे कि वहां बीजेपी जीत रही है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। वो लोकतंत्र जिसके लिए हमारे देश के पूर्वजों ने ना जाने कितनी लाठियां खाई, तब जाकर ये लोकतंत्र हमें हासिल हुआ। और उस लोकतंत्र को जिस तरीके से खत्म किए जाने की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश के आज के चुनावों में, वो बेहद ही गंभीर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्या वो पुलिस वाले बिना किसी ऊपरी अधिकारी के आदेश के बिना मतदाताओं को रोक सकते हैं? आपने कब सुना कि आप वोट डालने जा रहे हैं और पुलिस आपको रोककर आईडी कार्ड चेक करने लगे? कब आपने सुना कि पुलिस आपको वापस घर भेजने लग जाए? जबकि पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो आपको मतदान में सहायता करे, आपको बूथ तक पहुंचाए, आपको कोई दिक्कत ना हो इसकी वो पूरी देखभाल करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधा उल्टा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से आदेश दे दिया गया है कि किसी तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को आप साइड लाइन में कर दीजिए कि वो वोट न दे पाए
और इस तरीके से हमारी सरकार किसी तरह से जीतती रहे। और उसी कड़ी में एक दारोगा ने दो महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान दिया। बताइए, आपने कब सुना था कि इस देश में निहत्थी महिलाओं पे जो कि वोट डालने जा रही थी, उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दिया गया हो। अपराधी हमारे देश में खुलेआम घूमते हैं, वो जेलों से हत्याएं करवा देते हैं, मर्डर की धमकियां दे देते हैं, उन पे हमारी पुलिस कुछ नहीं करती है। लेकिन जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, उनके ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा है। क्या आप इसी तरह का लोकतंत्र चाहते थे? क्या आप इसी तरह के चुनाव चाहते हैं? अगर इस तरीके से चुनाव होने लग गए तो फिर इस देश से लोकतंत्र और हर चीज का खत्म हो जाना तय हो जाएगा। शाम तक चुनाव आयोग सोता रहा, लेकिन अखिलेश यादव के लगातार ट्वीट और उसके बाद उन्होंने जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से फोन पे बात की, तब जाकर एक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंशन का खेल आप जानते हैं, उन्हें कुछ दिनों बाद फिर से ड्यूटी में लिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे कौन था, इसके पीछे की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब हम आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए सीधा महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की ओर लिए चलते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बेहद रोचक है और सबकी नजरें महाराष्ट्र के चुनाव पे लगी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन खुरदरी हो चुकी है। जिस तरीके से वहां हाल के वर्षों में पार्टियां टूटी हैं, सरकारें बदली हैं, उसके बाद से लोगों को यही पता नहीं लग रहा है कि कौन किस पार्टी का आदमी है। वहां की जनता को भी कंफ्यूज कर दिया गया, वो किसी को वोट देते हैं और वो किधर से किधर चला जाता है। तो वहां की जनता के पास भी ये पहला मौका मिला है कि जिसमें वो चुन सकेंगे कि कौन असली महाराष्ट्र चलाने वाले लोग हैं। और इस बार उनको एक फैसला करना था और उन्होंने बखूबी फैसला किया है। इस बार जो वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, 60% से ऊपर की वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछली बार भी 60% से ज्यादा हुई थी। लेकिन हम सीटों पे आए उससे पहले हम आपको पिछली बार का गणित समझा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा की टोटल 292 सीटें हैं। 292 में से पिछली बार बीजेपी ने 102 सीटें अकेले जीत ली थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी। 54 सीटें उस समय शिवसेना ने जीती थी और 52 सीटें एनसीपी ने जीती थी। लेकिन उसके बाद नाटकीय ढंग से बीच में पार्टियां तोड़ी गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट टूटा, उसमें से एकनाथ शिंदे का गुट अलग हुआ और 38 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो गए और वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से एनसीपी से अजित पवार एनसीपी का गुट लेकर टूटे और उन्होंने 52 में से 40 विधायकों को अपने साथ तोड़ दिया और वो भी बीजेपी के साथ शामिल हो गए। इस तरीके से बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाई और उसके बाद वो सरकार अभी तक चल रही है। चुनाव में पार्टियां बढ़ गई। शिवसेना के 2 गुट हो गए, एक उद्धव ठाकरे का गुट, एक एकनाथ शिंदे का गुट। इसी तरीके से एनसीपी के 2 गुट इस बार चुनाव लड़ रहे थे, एक शरद पवार का गुट, एक अजित पवार का गुट। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और भाजपा भी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच का गठबंधन था। वहीं बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन था। इन गठबंधनों पे एक नजर डालें तो कांग्रेस ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा, जबकि 95 सीटों पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सीटें मिली और इसके अलावा 86 सीटों पे शरद पवार की एनसीपी ने चुनाव लड़ा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 148 सीटों पे उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 81 सीटों पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिले और इसके अलावा अजित पवार वो भी 59 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। तो हम नतीजों पे आ जाए उसके पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं कि यहाँ का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था हालिया, उसमें इंडिया गठबंधन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 48 लोकसभा सीटों में से 32 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। तो उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और वहां के बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने वहां लाडली बहना योजना लागू की और हर महीने खाते में वहां 1500 रुपए दे दिए गए और एक घर में कम से कम 2 लड़कियों को देने की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर किसी घर में 2 लड़कियां हैं तो उसके घर में 3000 रुपए महीने के आने लगे और उसका बहुत असर हुआ है वोटों पे। और यही कारण है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं उसके अनुसार ये दिख रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अच्छी खासी मार्जिन के साथ बहुमत के आसपास पहुंचती दिख रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 140 सीटों के आसपास शिवसेना एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलाकर इतनी सीटें ले आएगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि 192 में से 147 सीटें जिसकी भी आ जाएंगी वो सरकार बना ले जाएगा।
तो 140 तक ये दोनों पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके गठबंधन में जो अजित पवार की एनसीपी है वो एक कमजोर कड़ी है, और वो जितनी भी सीटें जीतेंगे एक तरह का बोनस होगा, और वो जीतेंगे तो सरकार बड़ी आसानी से उनकी बन सकती है। लेकिन कांग्रेस भी वहां अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है, कांग्रेस के साथ एनसीपी भी। लेकिन वहां जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गुट है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिख रहा है। वो ज्यादा सीटों पर लड़े हैं, शायद तो उद्धव अगर कम सीटों पर लड़ते, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी होती तो वो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी है महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे के लिए नुकसान का काम कर रही है। वहां पे उद्धव लगातार चुनाव प्रचार में कहते रहे कि गद्दारों को भगाना है, गद्दारों को वोट मत देना। लेकिन एकनाथ शिंदे के प्रति जो महाराष्ट्र की जनता है उसमें कोई ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा है। उसका एक रीजन यही रहा है कि जब आपके घर में 3,000 रुपए महीने के आने लग जाए तो आपको खराब से खराब मुख्यमंत्री भी अच्छा लगने लगता है। और शायद यही कारण है कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ी है, वो एक स्टेब्लिश हो गए हैं एक नेता के तौर पे महाराष्ट्र में। बल्कि इस वक्त कहें तो अगर वो जीतते हैं तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो एग्जिट पोल के इशारे यही हैं कि आसानी से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी, और अजित पवार का साथ सही से मिला तो सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक नजदीक है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी बड़ी टक्कर दे रही है, और उस टक्कर के कारण मुकाबला रोचक हो रहा है। और अगर उद्धव ठाकरे के गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर कुछ उलटफेर हो गया अंतिम के समय में, तो उद्धव ठाकरे भी सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी सरकार बना सकती है। लेकिन इस वक्त जो 20 और 19 की लड़ाई है उसमें एकनाथ शिंदे 20 साबित हुए हैं। बीजेपी ने वहां बड़ी मेहनत की, आरएसएस घरों घरों तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसके बाद आरएसएस ने वहां के हर एक मतदाताओं से संपर्क साधा, हर एक के घरों में वो गए, 3-3 बार गए, एक एक बार की तो बात छोड़िए। और उसका असर इन वोटिंग में दिख रहा है कि बीजेपी को लेकर वहां के लोगों ने उन्हें चुना है, उन्हें वोट दिया है। और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल बीजेपी की ओर रुख कर रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति इतनी आसान नहीं है। अगर बीजेपी की गठबंधन जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री को लेकर बड़े ही पेच फंसे हुए हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन उनके जो चहेते लोग हैं, उनके जो समर्थक, वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि इस वक्त राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आप सोचिए जो आदमी एक मुख्यमंत्री से स्टेट का रहा हो उसे बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनकी भी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। और इसी कड़ी में वो इस दौरान जो विनोद तावरे का प्रकरण हुआ है उसे भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि विनोद तावरे के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और केंद्रीय आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन वोट फॉर नोट के मामले में इस तरीके से फंसे हैं विनोद तावरे कि उनकी सारी इमेज धूमिल हो गई है। 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्हें रंगे हाथ नोट बांटते हुए देखा गया है एक होटल में, उन्हें जब से उनकी इमेज को गहरा धक्का लगा है। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने ही वो फोन किया था जिसके कारण लोगों को ये पता चल गया कि वहां पर वो नोट बांटे जा रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर भी बड़ी ही अंदरूनी लड़ाई है कि उनके बीच में बड़ी कसमकस है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो इतनी आसान नहीं होने वाली है महाराष्ट्र की लड़ाई। और उसके बीच हम कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी ने वहां बहुत मेहनत की। अडानी पे आरोप लगाए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है, तो राहुल ने कह दिया कि हाँ एक है तभी आप सेफ हैं। राहुल गांधी ने अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर कह दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी एक है, और ये एक है तो सेफ है। और राहुल की मेहनत इन चुनावों में दिख भी रही है। और कांग्रेस ने जो 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है 101 में से, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर वो 70 से ज्यादा सीटें अपने दम पे जीत जाए। उसके लिए एक सबसे कमजोर कड़ी ये साबित हो रही है कि उद्धव ठाकरे जो कि 95 सीटों पर लड़ रहे हैं, उतने उम्मीदवार नहीं थे उनके पास, बावजूद उन्होंने उतनी सीटें इनसे ले ली, लेकिन उनके उम्मीदवार चुनाव जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। वो उनके लिए कमजोर कड़ी है। इसी तरीके से शरद पवार का गुट भी प्रदर्शन अच्छा कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है कि सरकार बन जाए। उद्धव ठाकरे पे निगाहें होंगी, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस भी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब हम महाराष्ट्र के बाद आपको लिए चलते हैं झारखंड। झारखंड में भी मतदान पूरी हो गई है और वहां भी नतीजों का फैसला 23 तारीख को आएगा। लेकिन उससे पहले के जो एग्जिट पोल है उसके रुझान कुछ ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पिछली बार का आंकड़ा दे दें
वहां टोटल विधानसभा की 88 सीटें हैं। 88 में से पिछली बार 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने जीती, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है। 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीटें आरजेडी ने जीती थी। और इस तरीके से 88 में से 47 सीटों पे लेकर बहुमत में सरकार चला रहे थे हेमंत सोरेन। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसके अनुसार ये लग रहा है कि वहां फिर से हेमंत सोरेन वापसी कर सकते हैं। दरअसल पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी वहां पे, और वो भी सरकार बनाने से रह गई थी। और इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में उतरी और उनको जिस तरीके से समर्थन मिला है, वो जहां जहां प्रचार के लिए जा रही थी बड़ी भीड़ उन्हें सुनने आ रही थी। कल्पना सोरेन इस चुनाव की एक खोज नहीं है, वो एक खोज साबित हुई है, क्योंकि झारखंड ने कभी देखा नहीं कि कोई महिला कार के बोनट पर चढ़कर भाषण दे रही हो। कल्पना सोरेन ने वो कर दिखाया और उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि शिबू सोरेन की कमी इस चुनावों में हेमंत सोरेन को नहीं खली। कल्पना सोरेन के प्रचार अभियान ने महिलाओं पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट किया है, और महिलाओं का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को मिलता दिख रहा है। और यही कारण है कि जो 88 सीटें हैं उसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कांग्रेस और हेमंत सोरेन का गठबंधन 55 से 60 सीटें हासिल कर सकता है झारखंड में, और वहां वो फुल मेजोरिटी में सरकार बना लेंगे, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी ने वहां बहुत कोशिश की, लेकिन वहां उन्होंने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं दिया। इतना बड़ा स्टेट, उसके पास नेताओं की कमी नहीं थी। यहां तक कि अंत अंत में चंपई सोरेन को भी वहां शामिल कर दिया था अमित शाह ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड के, लेकिन बावजूद किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। बाबूलाल मरांडी भी उधर ही है, और भी बहुत सारे नेता हैं, रघुवर दास भी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां पे संघर्ष करती दिख रही है। वहां की पूरी कमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई, जो कि इस समय देश के कृषि मंत्री भी हैं। वो गली गली में झारखंड के शहर शहर में घूमते रहे, लेकिन झारखंड को उन्होंने वहां का अपना नेता नहीं दिया। शायद झारखंड में उन्होंने वहां के आदिवासी नेता को अपना चेहरा बनाया होता तो उसके परिणाम कुछ और होते, लेकिन झारखंड में बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हेमंता बिस्व शर्मा के भरोसे बीजेपी ने वहां का चुनाव लड़ा है, और हेमंता लगातार झारखंड जाते रहे। असम से लेकर वो पिछले 6 महीने 1 साल से वहां का उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट संभाल रखा था, लेकिन लगता है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने वहां का प्रोजेक्ट पानी में मिला दिया है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं, वहां बड़ी आसानी से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने वाली है। बीजेपी को फिर से बमुश्किल 22 से 25 सीटें मिल सकती है वहां पे। और जिस तरीके से वहां पे निशिकांत दुबे लगातार हेमंत सोरेन पे हमला करते रहे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन एक नेता के तौर पे स्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, लेकिन निशिकांत दुबे के लगातार हमलों ने उन्हें नेता बना दिया। और उसके बाद जब से हेमंत सोरेन जेल गए, वो पूरे नेता बनकर लौटे हैं, वो पूरी तरह से अब झारखंड में स्टेब्लिश हो गए, और कल्पना सोरेन के साथ ने उनके लिए सोने पे सुहागे का काम कर दिया। और इस तरीके से झारखंड इंडिया गठबंधन के हाथ में जाता दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र का चुनाव फंसा हुआ है। महाराष्ट्र इतना आसान नहीं है, महाराष्ट्र की जो जनता है उसके लिए भी मुश्किल रही होगी। आप खुद सोचिए कि वो जनता क्या करे। उसने 3 अलग अलग पार्टियों को वोट दिया और वो तीनों एक साथ मिल गए। अब वो बताइए वो करे तो करे क्या, वोट दे तो किसे दे। इसलिए महाराष्ट्र की जनता के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी थी। महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया तो है, लेकिन जिस तरीके से उसने वोट दिया है उसमें फिर से बीजेपी के आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि नाराजगी बीजेपी के प्रति वहां के लोगों की है, जहां ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि वहां एकनाथ शिंदे के प्रति महाराष्ट्र की जनता नाराज नहीं है, उनके प्रति उतना गुस्सा नहीं दिखता है। लेकिन बीजेपी के प्रति एक गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में है, क्योंकि बीजेपी ने ही ये तोड़ने का काम किया। बीजेपी ने ही पहले एक शिवसेना को तोड़ा और उसके बाद बीजेपी ने ही एनसीपी को तोड़ दिया। तो उसको लेकर बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी ओर से जो योजनाएं चली हैं लाडली बहना की, वो काम कर गई है ऐसा लगता है। और काम करे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब आपके घर में पैसा आता है तो आप वोट देते समय आपके दिमाग में वो पैसा चल रहा होता है, और आप वोट उसी को दे आते हैं जो आपको पैसा दे रहा होता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव पैसे पे एक तरीके से आप कहें बिक गया है। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है, उनके गठबंधन की सरकार बन जाती है। और अगर सरकार नहीं बनी तो इस तरीके से महाराष्ट्र का खेल रचा गया है कि मात्र 3 दिन का समय होगा,
23 को रिजल्ट आने हैं और 27 तक अगर वहां सरकार की शपथ ग्रहण नहीं हुई तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पूरी केंद्र सरकार ने उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम वहां पे क्या करेंगे। तो महाराष्ट्र का खेल अभी भी खुला हुआ है, जनता को फैसला करना है। एग्जिट पोल के नतीजे भले ही ये थे, लेकिन वहां की जनता ही आखिरी फैसला 23 तारीख को देगी और उस दिन क्या होता है उस पर आपकी भी नजरें होगी, हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसके बारे में मैंने बहुत बात की। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, उसके लिए आज वोट डाले गए, लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हुई है इससे कहा यही जा सकता है कि वहां बीजेपी नहीं जीतेगी तो और कौन जीतेगी। तो वहां बीजेपी की जीत निश्चित लग रही है। अगर सपा जीत जाती है तो इसके लिए आपको वहां की जनता का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि इतनी पुलिसिया रवैये के बाद वो वोट डालने गए। बाकी देखते हैं उस दिन क्या होता है। इस वीडियो पे आपका क्या सोचना है, क्या महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बन रही है सरकार, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।